Hello everyone. Myself Radha Pathak. I am a student of Breast Nursing Paramedical. So today's topic is एमनोरिया. तो हम सबसे पहले एमनोरिया को एक सिंगल लाइन में जानेंगे कि एमनोरिया होता क्या है. सो इन सिंगल लाइन एमनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड. एमनोरिया एक सिंगल लाइन में कहें तो जो मंथली पीरियड्स होते हैं, मंथली मेंसेस होते हैं, उनका एब्सेंट होना ही एमनोरिया कहलाता है. सो द डेफिनेशन ऑफ एमनोरिया इज इट इज अ मेडिकल टर्म used for the absence of menses either temporary or permanently in a woman of reproductive age. So जो डेफिनेशन है एमनोरिया की वो क्या है? ये एक मेडिकल टर्म होता है कि एमनोरिया एक मेडिकल टर्म है जिसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस का या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का एब्सेंट हो जाना, आइदर टेम्पररी और परमानेंटली. ये टेम्पररी भी हो सकता है या फिर परमानेंटली भी हो सकता है. इन अ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, उन वुमेन्स में जो रिप्रोडक्टिव एज की हो. रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो होती है हमारी जब से मीनार की, मतलब मेंसेस स्टार्ट होते हैं और मीनोपॉज जब तक मेंसेस एंड होते हैं. तो जो मेंसेस स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड जो मीनोपॉज होता है, एंड होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का, वो 50 ईयर्स पर हो जाता है. सो डेफिनेशन क्या थी कि ये एमनोरिया एक मेडिकल टर्म है या फिर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंसेस का एब्सेंट हो जाना इन अ वुमेन, उन वुमेन्स में जो रिप्रोडक्टिव एज की हो, जो रिप्रोडक्शन करने के एबल हो, रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल हो. आइदर परमानेंटली भी हो सकता है और ये टेम्परेरी भी हो सकता है. सो अब बारी आती है क्लासिफिकेशंस की कि इसके टाइप्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है एमनोरिया का. तो एमनोरिया को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. एक प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंड इज सेकेंडरी एमनोरिया. तो अब सबसे पहले हम प्राइमरी एमनोरिया पढ़ते हैं कि प्राइमरी एमनोरिया में होता क्या है. एमनोरिया तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस होते हैं. अब ये कंडीशंस है कि किन किन कंडीशंस में होता है. ये है हमारी प्राइमरी एमनोरिया. तो प्राइमरी एमनोरिया इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस. जैसा कि हमने एमनोरिया में पढ़ा कि एमनोरिया क्या होता है, मेंसेस का एब्सेंट हो जाना, पीरियड साइकिल का एब्सेंट हो जाना इन अ फीमेल ऑफ 14 to 16 ईयर ऑफ एज. प्राइमरी एमनोरिया में क्या आता है कि मेंसेस एब्सेंट हो जाते हैं एट द एज ऑफ 14 to 16 ईयर. मतलब स्टार्टिंग तो मीनार की 12 to 13 ईयर्स पे हो जाती है, लास्ट 14 ईयर्स तक. कुछ फीमेल्स में डिले हो जाते हैं मेंसेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से या फिर लो बॉडी वेट है उसकी वजह से डिले हो जाते हैं, या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो जाता है जिसकी वजह से डिले हो जाते हैं. तो इसमें एब्सेंट हो जाते हैं मेंसेस. एज उसकी फीमेल की एज 14 से 16 साल तक हो जाती है, फिर भी मेंसेस एब्सेंट रहते हैं, बट उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना और उनके प्यूबिक हेयर्स का आना, तो यही होते हैं. और मेंसेस स्टार्ट भी होना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट मेंसेस स्टार्ट इसमें नहीं होते. बाकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं. लेकिन ये एज हमने जो 14 to 16 ईयर रखी है वो किसके बेसिस पे रखी है. 14 ईयर तब कहेंगे हम जब फीमेल में मेंसेस भी एब्सेंट है और उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो एब्सेंट. ना ही उसमें मेंसेस दिखेंगे और ना ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी. तो उस एज ग्रुप को हम 14 ईयर्स लेते हैं कि 14 ईयर्स तक अगर एब्सेंट है मेंसेस, ना ही उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, तो उसको हम प्राइमरी एमनोरिया बोलते हैं. और 16 एज ग्रुप इसलिए तब रखते हैं हम कि उसमें मेंसेस तो एब्सेंट हैं, बट उसके साथ साथ हमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सीन है, दिखते हैं, बस मेंसेस एब्सेंट रहते हैं. तो हम 16 ईयर एज ग्रुप लेते हैं. इट इज कॉज्ड बाय डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन यूट्रस एंड ओवरी. ये किसकी वजह से हो सकता है प्राइमरी एमनोरिया, इसका ये यूट्रस और ओवरी में कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, उसका प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, उसकी वजह से प्राइमरी एमनोरिया होता है. तो प्राइमरी एमनोरिया क्या था, इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस. ये मेंसेस का एब्सेंट होना इन अ गर्ल और फीमेल ऑफ 14 to 16 ईयर एज ग्रुप.
बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, और जो 14 ईयर एज ग्रुप लिया है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं दिखते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा था? डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन यूट्रस एंड ओवरी। सो दिस इज प्राइमरी एम्ब्रिया। अब बारी आती है हमारे सेकेंडरी एम्ब्रिया की कि सेकेंडरी एम्ब्रिया क्या है। एम्ब्रिया है तो एम्ब्रिया का मतलब वही होगा एब्सेंस ऑफ मेंसेस, बट सेकेंडरी में क्या हो रहा है? इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन अ वुमेन हु हैज मेंस्ट्रुएटिंग। इसमें क्या होता है, उन फीमेल्स में मेंसेस का एब्सेंट होना जिनमें पहले मेंसेस होते थे, इनमें पहले मेंसेस साइकिल चलती थी, लेकिन अब क्या है, स्टॉप हो गई है। बट स्टॉप लेटर स्टॉप मेंसेस बाय 3 और 4 मंथ, 3 या 4 महीने से उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका स्टॉप हो जाना कंटिन्यू, ऐसे नहीं कि 1 महीने का गैप हो गया या 2 महीने का गैप हो गया फिर साइकिल स्टार्ट होगी तो उसको हम एम्ब्रिया नहीं बोलेंगे, लेकिन कंटिन्यू 3 से 4 महीने का गैप आ रहा है, मेंसेस स्टॉप है, उसको हम सेकेंडरी एम्ब्रिया बोलेंगे। तो सेकेंडरी एम्ब्रिया में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन फीमेल हु हैज मेंस्ट्रुएटिंग, जिनमें मेंसेस होते थे पहले बट लेटर स्टॉप द मेंसेस, बाद में 3 से 4 महीने कंटिन्यू रो में मेंसेस का स्टॉप हो जाना सेकेंडरी एम्ब्रिया कहलाता है। और कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें इरेगुलर मेंसेस रहते हैं, तो उनमें हम 3 से 4 महीने के गैप को सेकेंडरी एम्ब्रिया नहीं कहेंगे। उनमें मिनिमम 6 महीने का अगर गैप है मेंसेस में, उसको ही हम सेकेंडरी एम्ब्रिया बोलेंगे, क्योंकि उनके पीरियड्स, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो इरेगुलर रहती थी, इसलिए हम 2-3 महीने के गैप को एम्ब्रिया नहीं बोलेंगे। तो दिस इज प्राइमरी एम्ब्रिया एंड दिस इज सेकेंडरी एम्ब्रिया। डिफरेंस क्या था? इसमें भी एब्सेंस ऑफ मेंसेस था, बट इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती थी, मेंसेस बिल्कुल एब्सेंट रहते थे। लेकिन सेकेंडरी एम्ब्रिया में क्या है, मेंसेस पहले होते थे बट कुछ 3 या 4 महीने से या 6 महीने से स्टॉप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एम्ब्रिया। अब बारी आती है कॉजेज की कि इसके कारण क्या है। तो कॉज क्या हो सकते हैं? कॉज ऑफ एम्ब्रिया पढ़ेंगे, कॉज ऑफ एम्ब्रिया। इसका कॉज क्या होगा? पहला है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। फर्स्टली प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रिया, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, मेंसेस पहले होते हैं, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो मेंसेस एब्सेंट हो जाते हैं। तो जो प्रेगनेंसी है सेकेंडरी एम्ब्रिया का सबसे कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो प्रेगनेंसी में भी वही होता है कि मेंसेस क्या है, स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम बनती है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो ब्लड सप्लाई एम्ब्रियो में चली जाती है, तो इसकी वजह से फिर मतलब शेड नहीं होता है, मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी इज द कॉज ऑफ एम्ब्रिया। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशन। लैक्टेशन में भी क्या है, आफ्टर डिलीवरी जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने बच्चे को, तो उस लैक्टेशन पीरियड पे भी क्या है, मेंसेस स्टॉप रहते हैं फॉर 6 मंथ, तो उसको भी एम्ब्रिया का एक कॉज बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मेंसेस का स्टॉप हो जाना ही क्या कहलाता है, एम्ब्रिया। तो लैक्टेशन भी एक कॉज है एम्ब्रिया का। नेक्स्ट है हमारा लो LH एंड FSH लेवल। अगर LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर LH और FSH का लेवल लो हो जाता है, इट ऑल्सो अफेक्ट आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कैसे? अगर कोई भी ट्यूमर है हाइपोथैलेमस में, या फिर हाइपोथैलेमस GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, वो FSH और LH के रिलीजिंग में हेल्प कराते हैं। अगर कोई भी ट्यूमर है या फिर कोई प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस में हुई है, तो वो GnRH हार्मोन को प्रॉपर्ली रिलीज नहीं कर पाएगा। अगर वो रिलीज नहीं कर पाएगा तो इसको अफेक्ट करेंगे। अगर हाइपोथैलेमस चलो किसी कंडीशन में ठीक है,
बट पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी उसमें भी ट्यूमर है या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो उसकी वजह से भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होंगी और वो अफेक्ट करेंगे LH और FSH के लेवल को। अगर LH और FSH का लेवल लो रहता है तो इट लीड्स टू एमोरिया। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी, अगर ये जो एमोरिया होता है ये हेरिडिटिकल भी हो सकता है। अगर किसी के पेरेंट्स को है, मदर को है, तो ये उनके बच्चे ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो हेरिडिटिकल भी है एमोरिया। हेरिडिटी इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ द एमोरिया। नेक्स्ट है जेनेटिकल। जेनेटिकल में एक आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज द कॉज ऑफ एमोरिया। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 1X क्रोमोसोम जो होता है मिस हो जाता है या इनकम्प्लीट, वी कैन सी ऑल्सो इनकम्प्लीट। तो 1X क्रोमोसोम मिस हो जाता है या इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवेरियन सेल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव रह जाते हैं, और ओवेरियन सेल्स अगर इनएक्टिव होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, और ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो मेंसेस भी नहीं आएंगे। तो टर्नर सिंड्रोम, और वी कैन से इट जेनेटिकल, मतलब जीन म्यूटेशन होने की वजह से भी एमोरिया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा लो बॉडी वेट। लो बॉडी वेट, अगर किसी भी फीमेल का वेट अंडर वेट है, वो नॉर्मल वेट बॉडी वेट नहीं है, अंडर वेट है, उसका बॉडी वेट नॉर्मल से कम है, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से मेंसेस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर एमोरिया हो सकता है। तो लो बॉडी वेट भी एमोरिया कॉज करता है, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट कॉज आता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये जो थायराइड हार्मोन जो होता है ये भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज कर सकता है, अगर उसका लेवल ज़्यादा हो गया तो, अगर उसका लेवल कम हो गया तो इट ऑल्सो लीड्स टू एमोरिया। तो दीज आर द कॉज ऑफ एमोरिया। पहला प्रेगनेंसी था, प्रेगनेंसी जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी एमोरिया का। लैक्टेशन, जब डिलीवरी के बाद लैक्टेशन पीरियड रहता है तो उसमें भी मेंशन एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है लो LH एंड FSH लेवल। अगर LH और FSH का लेवल कोई भी किसी भी हाइपोथैलेमस में कोई भी प्रॉब्लम हुई है या फिर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से अगर इनका लेवल कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी एमोरिया होता है। नेक्स्ट हेरिडिटिकल भी हो सकता है, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट जेनेटिकल, जैसा कि टर्नर सिंड्रोम में बताया कि 1X क्रोमोसोम जो होता है मिसिंग हो जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से ओवेरियन सेल्स जो है इनएक्टिव रह जाती हैं, उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता एंड इट लीड्स टू एमोरिया। नेक्स्ट लो बॉडी वेट, अगर लो बॉडी वेट है तो उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और डिलेड या फिर एमोरिया हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें जो थायराइड हार्मोन जो होता है उसके इम्बैलेंस से भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं और एमोरिया हो सकता है। तो अब बारी आती है हमारी क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एमोरिया में? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एमोरिया, पहला होगा इसका एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसमें मेंसेस का फ्लो नहीं, क्योंकि जब मेंसेस हो ही नहीं रहे हैं तो फ्लो ही नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट होगा हमारा हेडेक।
इसमें हेडेक हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से हेडेक होता है ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग, ड्यू टू प्रॉब्लम इन न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग। तो हेडेक हो जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा पेल्विक पेन। एमनोरिया की कंडीशन में पेल्विक पेन भी देखने को मिलेगा। अगर कोई भी ट्यूमर हो जाता है या फिर कोई भी सिस्ट हो जाती है ओवरी में, तो उसकी वजह से पेल्विक पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है एलोपेसिया एंड एक्ने। एलोपेसिया का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर फॉल। इसमें एक्सेसिव हेयर फॉल होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हेयर फॉल भी होता है और एक्ने भी देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एमनोरिया। तो अब इसमें और भी होते हैं लेकिन दीज आर मेन। तो अब बारी आती है इसकी डायग्नोसिस की। हम इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे एमनोरिया में। डायग्नोसिस तो डायग्नोसिस में सबसे पहला करेंगे हिस्ट्री टेकिंग। क्योंकि ये हेरेडिटिकल हो रहा था, तो सबसे पहले हम पेशेंट की फैमिली से हिस्ट्री लेंगे और पेशेंट से भी हिस्ट्री लेंगे कि किसी को फैमिली में है तो नहीं या था तो नहीं, तो ये हेरेडिटिकल हो सकता है। उसकी वजह से हिस्ट्री टेकिंग, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट का फिजिक देखेंगे क्योंकि लो बॉडी वेट है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो पेशेंट अगर लो बॉडी वेट में दिख रहा है तो फिजिकल एग्जामिनेशन से ये चीज़ें पता चलेंगी, तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट। क्योंकि बताया था जैसा कि हमने कि प्रेगनेंसी भी एक एमनोरिया का कॉज होता है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ फीमेल्स हैं उनमें जो जिनमें मेंशंस होते थे, सेकेंडरी एमनोरिया के केस में मेंशंस पहले होते थे और उनके 4 या 5 महीने से गैप हो गया, तो उन्हें क्या लगेगा कोई बीमारी तो नहीं है। अगर उन्हें अवेयर नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके अब वो आई है तो उनकी डायग्नोसिस के लिए हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना पड़ेगा कि अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है तो उसमें प्रेगनेंसी का कॉज भी हो सकता है। नेक्स्ट होगा हमारा जीन टेस्टिंग। तो हम इसकी डायग्नोसिस के लिए जीन टेस्टिंग भी करवाएंगे। जैसा कि बताया मैंने कि जेनेटिकल भी हो सकता है ये। टर्नर सिंड्रोम, जैसे टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था कि उसमें 1X क्रोमोसोम मिस हो रहा था जिसकी वजह से क्या था, एमनोरिया हो रहा था। तो हम उसके लिए जीन टेस्टिंग कराएंगे। नेक्स्ट USG, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई सिस्ट है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिससे कि ये डायग्नोस कर चुके हैं कि कोई ओवरी में सिस्ट वगैरह है तो उसका भी फिर पता चल सके कि किसकी वजह से एमनोरिया हो रहा है। तो USG कराएंगे। नेक्स्ट कराएंगे हार्मोनल एनालिसिस। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी एमनोरिया हो रहा था। जैसे GnRH हो गया, इम्बैलेंस हो गया तो पिट्यूटरी प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं कर पाएगी, तो इन हार्मोन्स का भी हम जैसे GnRH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, इन हार्मोन्स का एनालिसिस करेंगे क्योंकि अगर इनका लेवल कम हो गया तो इनकी वजह से भी एमनोरिया होता है। तो दीज आर डायग्नोसिस। हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे, नेक्स्ट जीन टेस्टिंग कराएंगे, USG एंड हार्मोनल एनालिसिस। अब बारी आती है मैनेजमेंट की। इसकी मैनेजमेंट क्या होगा।
मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले करेंगे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से भी एमनोरिया हो रहा था। अगर हमें डायग्नोसिस में ये पता चलता है कि अगर हार्मोनल एनालिसिस करने के बाद कि हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम उसके लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराएंगे, जिससे एमनोरिया ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट होगा हमारा अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल। अल्कोहल भी कॉज हो सकता है एमनोरिया का, कैफीन और अल्कोहल बोथ। अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल। अल्कोहल भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज करता है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। इसकी वजह से हम अवॉइड करेंगे कि ना कैफीन लें और ना ही अल्कोहल लें। नेक्स्ट, मेंटेन बॉडी वेट। मेंटेन बॉडी वेट। बॉडी वेट, अगर लो बॉडी वेट भी कॉज था ना, तो बॉडी के जो अगर बॉडी वेट अंडर वेट है, बॉडी का वेट जो है, तो उस बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे। एंड एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी हेल्दी। कीप योर बॉडी हेल्दी, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम इसमें थायराइड ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म भी हो रहा था ना, तो थायराइड ट्रीटमेंट करेंगे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके लिए थायरॉक्सिन दिया जाए, और हाइपरथायराइडिज्म है तो उसका भी क्योर मतलब उसका भी रीज़न जान के उसे भी क्योर किया जाए, तो ये थायराइड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, GnRH अगोनिस्ट। वैसे तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में आ जाता है, तो जैसे अगर GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से अगर एमनोरिया हो रहा है, तो उसके लिए हम GnRH अगोनिस्ट देते हैं। इसमें क्या होता है, केमिकल देते हैं जो GnRH की तरह एक्ट करता है। तो ये थे मैनेजमेंट, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराएंगे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एमनोरिया हो रहा है तो। नेक्स्ट, कैफीन एंड अल्कोहल देंगे, नहीं अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इनकी वजह से भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है, बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारी वेट कंट्रोल रहे और हेल्दी भी रहे बॉडी। नेक्स्ट होगा थायराइड ट्रीटमेंट, क्योंकि थायराइड जो होता है वो भी रिप्रोडक्टिव इश्यू कर सकता है, अगर हाइपो में पहुंच गया तो और हाइपर में पहुंच गया तो। नेक्स्ट, GnRH अगोनिस्ट देंगे, क्योंकि अगर GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से कोई भी एमनोरिया हो रहा है तो हम अगोनिस्ट देंगे, जो एक केमिकल की तरह होता है, जस्ट लाइक केमिकल होता है, बट ये एक्ट करता है जस्ट लाइक GnRH। सो दिस इज होल अबाउट एमनोरिया। So please like my video, share my video and subscribe our channel BNP Education. Thank you.